जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार आपका फिर से लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम लोग लेकर ले आए हैं कि जो अभिकारी सेक्शन है हिंदी भाग का, उसमें क्रिया विशेषण और उसके साथ साथ संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक से संबंधित प्रश्नों की सीरीज। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है। पहले ये जानिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए। यहाँ पे लिखता है क्या है, क्रिया है, और कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है। तो इसमें जो शब्द है सुंदर, वो किसकी विशेषता बतला रहा है दोस्तों, क्रिया की। तो इस वजह से सुंदर शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे कि राम यहाँ रहता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करो। रहता है क्या है, क्रिया है, और यहाँ जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो यहाँ जो शब्द है यहाँ, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। संगीता प्रतिदिन पढ़ती है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिए। देखिए प्रतिदिन पढ़ती, पढ़ती है कब पढ़ती है, प्रतिदिन पढ़ती है। तो इस वजह से इसमें जो है प्रतिदिन वो क्या है दोस्तों, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहूँगा कि जो क्रिया विशेषण से संबंधित जो क्लास है वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग चैनल पे जा करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्थानुसार, अर्थ के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो बहुत याद रखिएगा, अर्थ के अनुसार क्रिया के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सी, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और उसके बाद एक है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं हम लोग। मैं अभी आ रहा हूँ, इस वाक्य में कौन सा कालबोधन क्रिया विशेषण निहित है, पहचान करें। जो काल की बात बता रहा है, कौन सा ऐसा शब्द है इसमें। ठीक है दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन। अभी मतलब ये समय को बता रहा, निहित कर रहा है कि अभी आ रहा हूँ। तो कालबोधक क्रिया विशेषण कौन सा है, अभी है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिर कभी चलेंगे, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है। कालवाचक, काल को फिर से बता रहा है कोई क्रिया विशेषण, क्या है इसमें। समय दिया जा रहा है कि फिर कभी चलेंगे, फिर कभी चलेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पानी निरंतर बह रहा है, इस वाक्य में कौन सा कालवाचक क्रिया विशेषण निहित है। तो कालवाचक इसमें है दोस्तों, निरंतर कालवाचक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने का समय ज्ञात हो, कार्य के होने का समय ज्ञात हो, उसे कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो कार्य के होने का जो समय की बात करता है वो आपका कालवाचक होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है अपना कि यदा कदा में विशेषण निहित है। यदा कदा में कौन सा विशेषण निहित है। यदा कदा का मतलब है ये कभी कभी, या जैसे कि समय की बात कर दी जा रही है यहाँ पे यदा कदा, ठीक ना। तो ये समय हो गया, तो यानी कि काल वाचक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि भीतर जाकर बैठिए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है। कौन सा क्रिया विशेषण निहित है, भीतर जाकर बैठिए। यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है ना कि आप जाइए और भीतर बैठिए, यानी बैठना है, कहाँ बैठना है, भीतर बैठना है, ठीक ना। तो यहाँ पे स्थानवाचक विशेषण होगा आपका। ठीक है दोस्तों, स्थानवाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, किधर जा रहे हो, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिए। जाना जिसे विशेषण क्रिया हो गया, उसकी पहचान पूछा है, किधर जा रहे हो। तो किधर क्या हुआ, स्थान को संबोधित कर रहा है, तो इसमें भी कौन सा होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि जैसे दाएं बाएं, अंदर, इस ओर आदि, इस शब्दों में कौन सा विशेषण है दोस्तों। तो दाएं बाएं, अंदर, इस ओर, जो भी शब्द है जो स्थान को इंडिकेट करते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए। थोड़ा थोड़ा का मतलब परिमाण बताया जा रहा है, माप तौल से संबंधित है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण निहित है।
थोड़ा थोड़ा अभ्यास करिए, पूरा वाक्य है, थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। तो इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्रिया विशेषण है, क्रिया की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। क्लियर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है, पहचान कर बताइए। बूंद बूंद, जैसे एक एक बूंद परिमाण को बता रहा है, तो इसमें हो गया आपका परिमाण वाचक क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि संभव है कि वह आए। इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सी है? संभव है कि वह आए। ठीक है, देखिए इसमें संभावना, पहली बात आशा लगाई जा रही है, एक नियम के अनुसार बताया जा रहा है कि संभव है वह आए, तो रीतिवाचक विशेषण इसमें होगा दोस्तों। कौन सा रीतिवाचक विशेषण होगा? यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, वास्तव में, ठीक, हाँ आदि शब्दों में कौन सा विशेषण निहित होता है? तो वास्तव में, ठीक, हाँ जहाँ पे सहमति हो रही है, रीतिवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया विशेषण का अन्य नाम क्या है? क्रिया विशेषण को अन्य नाम क्या कहते हैं दोस्तों? तो अभिकारी का सेक्शन है, इसलिए इसे अभिकारी विशेषण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद आ गए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि वह बहुत धीरे चलता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है, चलता है, क्रिया हो गया। क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? धीरे बता रहा है ना, तो इसमें से क्रिया विशेषण कौन सा हो गया दोस्तों? आसान सा क्वेश्चन है कि वह बहुत धीरे चलता, धीरे चलना एक काम हो गया। बहुत धीरे चलता है, बहुत जैसे कि बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर ऐसे कह दिया गया है, वो धीरे चलता है, तो इसमें बहुत धीरे जो है वो क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। बहुत धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अब यहाँ समस्या ये है कि इसमें धीरे भी ऑप्शन है और बहुत भी ऑप्शन है, किसको आप सही करेंगे? तो देखिए बहुत को आप सही करिए, क्योंकि धीरे चलना तो ठीक है, वो धीरे चलता है, ये भी एक काम हो गया, लेकिन इस काम की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत शब्द बता रहा है, तो बहुत धीरे चलता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद हैं, देखिए 4 भागों में क्रिया विशेषण को बांटा गया है। कितने भेद बताए गए हैं? 4 भेद। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है, तो इसमें देखिए दोस्तों शब्द जो आ रहा है संयोजक, कौन सा शब्द है? संयोजक आ रहा है, साधारण आ रहा है, अनुबद्ध आ रहा है और श्रेणी बोधक आ रहा है। तो क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है, श्रेणी बोधक संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी अनुबद्ध जो है वो रूप के अनुसार से क्रिया विशेषण के भेद से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 है कि अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद हैं कि परिमाणवाचक ये भी होता है, रीतिवाचक दोनों भी होता है, तो ए और बी दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब आप जा सकते हैं इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करें। अब आप जा सकते हैं इस वाक्य में, जैसे जा सकते हैं, क्रिया विशेषण की पहचान आप करता हो गया। अब जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? तो जाने की विशेषता बता रहा है, समय दिया जा रहा है कि अब आप जा सकते हैं, तो अब जो हो गया वो क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 के बाद क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा कि फिर आप भी क्या कहेंगे? फिर आप भी क्या कहेंगे? इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिए, कौन सा क्रिया विशेषण? ऑप्शन नंबर ए है कि आप, ऑप्शन नंबर बी है फिर, ऑप्शन नंबर सी क्या, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पढ़िए कि फिर आप भी क्या कहेंगे। इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिए, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पे जैसे फिर आप, अब आप, फिर आप, तो फिर आप इसमें फिर क्या है? क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, उसका साथ छोड़ दीजिए। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। इस वाक्य में संबंध को जो बताएगा वो संबंध बोधक अव्यय है। यहाँ पे साथ जो शब्द है वो संबंध को बता रहा है, इस वजह से साथ
क्या है दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन नंबर 27 है, मेरे सामने से हट जा। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। इसमें कौन सा शब्द है जो संबंध बोधक है? तो सामने से संबंध को बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 को क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। कौन सा है जो संबंध बोधक बता रहा है? ठीक है दोस्तों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, एक तरफ लाल किला है, एक तरफ तिरंगा है और इसमें लहरा रहा है, तो ये संबंध बोधक की तरह काम कर रहा है। कौन सा? पर, लाल किले पर, तो पर जो शब्द है वो संबंध बोधक का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि वीर अभिमन्यु अंत में शत्रु से लोहा लेता रहा। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। तो इसमें देखिए, वीर अभिमन्यु अंत शत्रु से लोहा लेता रहा, इसमें जो शब्द आ रहा है तक, ये तक शब्द क्या कर रहा है? दोनों शब्दों में संबंध बता रहा है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तक। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलेंगे। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय किसे कहेंगे? कौन सा है संबंध बोधक? तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो इतना पॉपुलर है, बहुत बार सेंटेंस बोला जाता है, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा। ठीक ना, इसको आप अपने से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कि तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसमें आसान सा सवाल है, इसमें बिना जो शब्द है ना, ये दोनों में संबंध बता रहे, एक तुम हो एक मैं हूं जिसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, तो बिना संबंध बोधक की तरह काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 पर क्वेश्चन नंबर 31 आ गया आपका कि मूल रूप से संबंध बोधक अव्यय के भेद नहीं है। मूल रूप से संबंध बोधक अव्यय के भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये इसमें कुछ भी नहीं है, प्रयोग में इसका भेद होता है, अर्थ में भेद होता है, व्युत्पत्ति में भेद है, की क्या है, की में कोई भेद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 बाद क्वेश्चन नंबर 32, प्रयोग के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। देखिए, पहला है संबद्ध, दूसरा है अनुबद्ध। संबद्ध और अनुबद्ध तो दोनों सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए व बी दोनों सही है इसमें। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 32 का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है कि अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद? देखिए, भेद तो बहुत सारे हैं। अर्थ के अनुसार संबंध बोधक को 14 भागों में बांटा गया। दोस्तों, मैं क्लास में जब संबंध बोधक का क्लास चला है तो आपको बताया गया है, उसमें जाकर वीडियो में जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 14 भेद हैं यहाँ पे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि व्युत्पत्ति के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद हैं। देखिए, मूल संबंध बोधक है ही, यौगिक संबंध बोधक है ही, यानी कि ए और बी दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 के बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिना, पर्यंत, पूर्वक आदि शब्दों का संबंध किस अव्यय से है? बिना, पर्यंत, पूर्वक आदि शब्दों का संबंध है मूल संबंध बोधक अव्यय से, इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 बाद क्वेश्चन नंबर 36 है कि श्रुति और गुंजन पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। देखिए, समुच्चय बोधक कहते हैं जो वाक्यों या वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ता है। तो यहाँ पे जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है, तो इस वजह से और जो है वो समुच्चय बोधक है। क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मुझे टेप रिकॉर्डर या घड़ी चाहिए। तो इस वाक्य में जो या शब्द है, ये टेप रिकॉर्डर या घड़ी के बीच में संबंध बता रहा है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, या। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सीता ने बहुत मेहनत की किंतु फिर भी सफल न हो सकी। किंतु फिर भी सफल न हो सकी, इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है किंतु, जो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि बेशक वह धनवान है परंतु कंजूस। इस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय निहित है। क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा शब्द है जो जोड़ रहा है? शब्द है परंतु। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि करो या मरो इस वाक्य की पहचान करो। ये क्या है? संयोजक है, विकल्प विभाजक है, विकल्प सूचक है, डी है करो। तो इसमें विकल्प दिया जा रहा है, या तो करो या तो मरो। तो ये आपका संयोजक है कि वियोजक है, क्या है दोस्तों जरा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 43, मेरे ख्याल से ये विभाजक हो रहा है, दोनों को अलग अलग परंतु फिर भी जोड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? विभाजक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। कभी क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44, नित्य काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो सकें, उचित अव्यय की पहचान करो। इसमें क्या है, कौन सा अव्यय है? नित्य काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो सके। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है या विभाजक की बात है? देखिए, नित्य काम करो ताकि सारे काम शीघ्र हो सके, तो यहाँ पे विभाजक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलेंगे। तुम पैसे का प्रबंध कर लो, अन्यथा मुझे कुछ और करना पड़ेगा। अन्यथा मुझे कुछ और करना पड़ेगा। या तो पैसे का प्रबंध कर लो या मैं कुछ और करूं, तो विकल्प हो गया विकल्प सूचक। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि आहा क्या मौसम है, विस्मयादिबोधक अव्यय की पहचान करो। तो ये तो सेक्शन बहुत आसान है दोस्तों, इसमें आप देख के बता देंगे कि आहा इसमें है। क्वेश्चन नंबर 47 है, उफ कितनी गर्मी है, तो इसमें हो गया आपका उफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अरे आप आ गए, विस्मयादिबोधक अव्यय की पहचान करो, तो अरे। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 चलेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बाप रे बाप ये क्या कर डाला। तो इस वाक्य में अव्यय की पहचान करो, तो ये हो गया बाप रे बाप। 49 के बाद 50, छी छी धिक्कार है तुम्हारे नाम को, इस वाक्य में अव्यय की पहचान करो। तो दोस्तों इसमें देखिए छी छी ये क्या है, अव्यय है। कौन सा अव्यय है? विस्मयादिबोधक अव्यय है दोस्तों, ठीक है। वीडियो के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि डेली हम लोग क्लास करते हैं और उसके बाद फिर MCQ टाइप क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।